देहरादून में सीएम आवास पर जुटे बीजेपी के कई दिग्गज, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की भी मुलाकात हुई। उत्तराखंड के विकास पर फोकस हुआ। देहरादून में वर्क फ्रॉम होम पर कांग्रेस का तंज, ईंधन की खपत कम करने के लिए सरकार के वर्क फ्रॉम होम प्रस्ताव पर घेरा। कहा कि मुख्यमंत्री को भी अब घर से ही करना चाहिए काम। हल्द्वानी प्रशासन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पहल। प्रदूषण और ईंधन बचाने के लिए हल्द्वानी के सरकारी विभागों में हर शनिवार नो व्हीकल डे रहेगा। साथ ही अधिकारी और कर्मचारी अब निजी वाहनों के बजाय बस या फिर साइकिल का करेंगे उपयोग। रानीखेत अस्पताल के उद्घाटन पर छिड़ा सियासी संग्राम। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत विधायक पर पुरानी मशीनों का दोबारा उद्घाटन करने का आरोप लगाया। अस्पताल की बदहाली को लेकर सरकार को घेरा। और केदारनाथ धाम में बुजुर्गों को दर्शन में प्राथमिकता दी जा रही है। मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अलग व्यवस्था की है। अब इन श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, उन्हें कराए जाएंगे सीधे दर्शन। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसों में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार के 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल की सरकारी फंडिंग रोक दी गई है। 11 मदरसों में पोषण योजना भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। हरिद्वार के कुल 131 मदरसों की जांच में रिकॉर्ड अपडेट न करने, भोजन संबंधित जानकारी न देने और बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक बच्चों, शिक्षकों और वित्तीय दस्तावेजों की जांच जारी है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार का घपलेबाज मदरसों पर बड़ा एक्शन। हरिद्वार के 23 मदरसों की फंडिंग तत्काल रोकी गई। गड़बड़ी करने वाले 11 मदरसों में पोषण योजना पर रोक। 1 जुलाई 2026 से बिना मान्यता वाले मदरसे होंगे बंद। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मदरसों में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पहले राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया और अब हरिद्वार जिले में जांच के बाद पोषण योजना में गड़बड़ी करने वाले 23 मदरसों की धनराशि रोक दी गई है। धामी सरकार ने साफ कहा कि नियमों से समझौता नहीं होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र संस्थानों को ही मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार का लापरवाह और अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बता दें कि पहले मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को खत्म किया, वहीं इसके बाद अब फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने हरिद्वार जिले के पोषण योजना से जुड़े सभी 131 मदरसों की जांच कराई। जांच के पहले चरण में सभी मदरसा संचालकों को बैठक के लिए बुलाया गया। इनमें 121 संचालक उपस्थित हुए, जबकि 10 मदरसों ने उसी दिन योजना से बाहर होने का नोटिस दे दिया। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी मदरसों को विशेष निगरानी में रखा। हमारे हरिद्वार में पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं, जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया राइट जिंदगी में, और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान मदरसों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। पारदर्शिता रखने के लिए विभाग की तरफ से बनाए गए डिजिटल ग्रुप में रोजाना बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की तस्वीरें, विवरण भेजना अनिवार्य किया गया था, लेकिन 4 मदरसों ने कोई जानकारी नहीं भेजी। 3 मदरसों ने पूरे साल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया। वहीं 6 मदरसों पर वास्तविक संख्या से अधिक बच्चों का रिकॉर्ड दिखाने का आरोप लगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन, और जो बाकी 121 मदरसे ने उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। तो इसमें से 4 मदरसा ने हमें एक दिन भी शेयर नहीं की, 10 दिन का हमने टाइम दिया था। तो उनको भी हमने जांच के दायरे में लिए कि अगर ये हैं तो क्यों नहीं हमें भेज रहे। 3 और मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपना MIS अपडेट नहीं किया। हमारा साल भर का एक डेटा होता है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद उनको अपडेट करना होता है, तो उन्होंने भी अपडेट नहीं किया, तो वो भी जांच के दायरे में। और 6 और मदरसे हैं जिसमें से बोर्ड परीक्षा के दौरान मैं उन 2 मदरसों में मैं गया था और छात्र संख्या बेहद कम पाई गई थी। जितनी उनकी लिखी थी उसके 10% भी बच्चे नहीं मिले। यद्यपि उस दिन उन्होंने ईद होने का हवाला दिया। तो
वो मदरसे भी हमारे जांचे गए। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल माह की सरकारी धनराशि रोक दी गई। इसके अलावा 11 मदरसों में बच्चों को मिलने वाली पोषण योजना भी फिलहाल बंद कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि बाकी 108 मदरसों में पोषण योजना और दूसरी सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का मकसद किसी संस्था को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में ये 23 मदरसे फेल हुए हैं, तो इनकी धनराशि रोकते हुए एमडीएम की बाकी 108 मदरसों की जारी कर दी गई है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्षता कंसर्न तहसील के एसडीएम या तहसीलदार करें और सदस्य के रूप में मैं स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी वैसे जिला संख्यक कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी ये उसमें शामिल। मदरसों की जांच अब केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहेगी। प्रशासन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और वित्तीय दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच करेगा। दूसरे राज्यों से आकर पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन भी कराया जाएगा, ताकि सुरक्षा और वैधता दोनों सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित हो सकेंगे। बिना मान्यता वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और नियम आधारित बनाना उसकी प्राथमिकता है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन इसी प्राथमिकता को पूरा करने के लिए किया गया है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमने बिना किसी दबाव में आए ऐसे अवैध रूप से चलने वाले 250 से भी अवैध मदरसों को सील किया है, क्योंकि देवभूमि में शिक्षा के नाम पर अब ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य के अंदर ये मदरसा बोर्ड भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा माध्यम बने, न कि कट्टरता का। धामी सरकार का एक कदम साफ संकेत देता है कि सरकारी धन के उपयोग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार के 23 मदरसों पर हुई कार्रवाई ने ये संदेश दे दिया है कि उत्तराखंड में अब नियमों के अनुसार ही मदरसे चलेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचेगा जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में 23 मदरसों पर धामी सरकार ने एक्शन लिया है और उन पर गाज गिराई है। बता दें कि पोषण योजना के तहत वहां पर गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद धामी सरकार ने वहां पर जो फंडिंग होती है, जो धनराशि दी जाती है, उस पर रोक लगा दी है और जिला शिक्षा अधिकारी ने ये खुद ये जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जितने भी अवैध और लापरवाह मदरसे हैं उन पर एक्शन जारी रहे। कैमरा पर्सन जिंद्र तुली के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी पर अब नाराजगी दर्ज कराई है। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक न होने पर सरकार से जवाब तलब किया। अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 जून को होनी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी की सरकार जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति को टालने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति लटकी, सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट की नाराजगी। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक नहीं करने पर सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब 16 जून को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण हर एक छोटे से छोटे मामले को हाईकोर्ट में लाना पड़ रहा है, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के बड़े मामलों पर कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इससे सरकार में बैठे सफेद पोशों के चेहरे उजागर हो जाएंगे, इसलिए लोकायुक्त गठन को लटकाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोकायुक्त गठन की प्रक्रिया जारी है और इस पर कोर्ट का आगे जो भी आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी। नियुक्ति करें और क्या स्थिति है, सरकार अपने मंत्रियों के, अपनी सरकार के घोटालों को बचाने के लिए लोकायुक्त नियुक्ति को लगातार टालती रही है। और ये वही सरकार है भाजपा की जिसने 10 वर्ष पूर्व अपने घोषणा पत्र चुनाव लड़ते वक्त
ये खाता सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर हम लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे। अब ये वही सरकार, इतने मंत्री हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का, आय से अधिक संपत्ति के मामले लंबित हैं, वो भी हाईकोर्ट तक पहुंचे, न्यायालय ने तक संज्ञान लिया है, परंतु अपने मंत्रियों को, अपने भ्रष्टाचार के, अपने घोटालों को बचाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति को लगातार ये टालने वाली सरकार है। जिनके घर शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय की टिप्पणी पर कांग्रेस ज़्यादा न उछले। जनता को याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री विधायकों को अपनी सरकार बचाने के लिए जिस खरीद फरोख्त का उन्होंने सहारा लिया था, जिसको वो कह रहे थे कि तुम वो जितना कमाना है, जितना लूटना है उतना लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूँगा। उस समय के मंत्रियों के किस्से सबके पास जग जाहिर है। आज भी कई मामले कोर्ट में लंबित है। उस समय का डेनिस प्रकरण, शराब का भी लोगों को आज अच्छी तरह से याद है, और जिस तरह से उस समय लूट मची हुई थी वो जनता भूली नहीं है। इसलिए कांग्रेस नैतिकता के आधार पर उन्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद 2013 से खाली है। बीजेपी ने 2017 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी ये वादा धरातल पर नहीं उतरा है। हालत ये है कि हाईकोर्ट के कई बार नाराजगी जताने और जल्दी लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश को भी लटकाया जा रहा है। अब कोर्ट ने एक बार फिर सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार लोकायुक्त की खाली कुर्सी कब तक भर पाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अगली खबर जो है देहरादून में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सूचना विभाग ने एक बड़ी पहल की है, जहां महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने विभाग में हर शनिवार को अब नो व्हीकल डे के रूप में मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत अब शनिवार को विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी निजी वाहनों का त्याग कर सार्वजनिक परिवहन और साइकिल से कार्यालय पहुंचेंगे। डीजी सूचना ने अपील की है कि ऊर्जा बचाने और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ये छोटे छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव का आधार बनेंगे। साथ ही विभाग की इस पहल का उद्देश्य समाज के सामने ईंधन बचत और कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक सकारात्मक उदाहरण पेश करना है। इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूरे दिन भर किस तरह से कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे वो आप तक साझा करते हैं। जहां ऊधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर सीएम धामी हैं। महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां देवीधुरा मंदिर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही ओबीसी प्रतिनिधि मंडल से देहरादून में मुलाकात सीएम की होगी 11:30 बजे का समय। जब महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो ये वो तमाम कार्यक्रम और बैठक हैं जो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां पर पहुंचेंगे, और सीएम धामी की अध्यक्षता में भी मुलाकात का जो सिलसिला है वो इस दौरान देखने को मिलेगा। अगली खबर, जहां उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपनी फ्लीट में कटौती और कैबिनेट में घर से काम करने के प्रोत्साहन पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा है कि अगर बचत ही करनी है तो मुख्यमंत्री को भी घर से ही सरकार चलानी चाहिए। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय ऐसे फैसलों से अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ध्यान भटकाने के लिए ये ठीक है, मगर ऐसा है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने हैं तो इसके लिए विश्व गुरु हैं, भगवान का स्वरूप है मोदी जी, तो धामी जी को एक काम करना चाहिए कि हम सबको किसी तरह के पंख वंख दे देने चाहिए ताकि ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़े, ना डीजल की, ना किसी गाड़ी की, हम उड़ सके, है ना। और घर में बैठकर काम करने की बात है तो धामी जी को एक काम करना चाहिए कि वो घर में रहे, क्योंकि उनकी पत्नी ने ये बात कही है कि भैया वो छुट्टी नहीं लेते, तो हम चाहते हैं कि वो छुट्टी भी ले, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर दे, क्योंकि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सचिवालय जाए या कहीं जाए, काम वाम तो वो करते नहीं, केवल एक नैरेटिव सेटिंग का काम चल रहा है इनका। और अब जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बताए कि आप इन पंखों को लेकर कब उड़ रहे हैं।
अगली खबर, जहां पर पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों सहित अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने से पूरी तरह से विफल साबित हुई। देखिए, अभी जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम बढ़ाए गए। जो 1987 रुपए का सिलेंडर था 19 किलो का, उसको 3178 रुपए कर दिए, लगभग 1000 से अधिक हो गए। अब जब गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। लेकिन जब तक बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों में चुनाव चले, इस सरकार ने किसी चीज के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो एकदम आनंद फानंद में 3 रुपए डीजल पर 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही सब चीज महंगाई, और जब तक चुनाव चले थे सब चीज को रोक के रखा। आज किसान को कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 कट्टा मिलेगा, आप खाद कम डालिए क्योंकि गैस बाहर से आती है, खाद बनने में दिक्कत आ रही है। हमारी जो सरकार है भाजपा की, इसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है और इन्हें केवल चुनावों से मतलब है। रानीखेत में बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में लगी आग को लेकर कांग्रेस महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पेट्रोल पंप पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां ली गई, बैनर लिए और महिलाओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस नेत्री ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी की जेब खाली हो रही है। महिला कांग्रेस की महिलाएं यहाँ पर एकत्र हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पर एवं हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर मैं जिलाध्यक्ष गीता पवार रानीखेत में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गैस की बढ़ी हुई कीमतों, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों, दूध की बढ़ी हुई कीमतों के लिए आज हम जिलेवार पूरे देश में, भारत देश में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ये प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई के खिलाफ सरकार के लिए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां सराफा व्यापारियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से सोने की खरीद कम करने की अपील के विरोध में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। झंडा चौक पर भारी संख्या में जुटे व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर में विरोध जुलूस भी निकाला गया। व्यापारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से बाजार में गलत संदेश गया है, जिससे ग्राहकों ने खरीदारी से दूरी बना ली है। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो इस उद्योग से जुड़े हजारों कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए अपील की गई है, तो ये कोई जुर्म नहीं है। जो स्वर्णकार जो है आभूषण बेच रहे हैं उनके खिलाफ ये बहुत ही गलत निर्णय है। इसको लेकर आभूषण हमारी परंपरा है। किसी के शादी में गिफ्ट देना होता है, किसी को अपनी बेटे के लिए शादी के लिए जेवर चाहिए होते हैं, किसी को अपने बेटे की शादी के लिए जेवर चाहिए होते हैं। उनका ये बोलना, उनका ये अपील करना कि शादी भी जो है, शादी भी हो अगर तो लिमिटेड अपने उसमें आप स्वर्ण आभूषण खरीद। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सोने को 1 साल तक ना खरीदने की हमारे भारतवासियों से अपील की गई है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस अपील से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे ज्वेलर्स व्यापार में तकरीबन 2 करोड़ कारीगर और स्टाफ जुड़े हुए हैं। अगर वो इस तरीके की अपील करते हैं तो पहले ही हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो ये 2 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार को पूरा सहयोग दिया है, कदम से कदम बढ़ा करके साथ चली है ज्वेलर्स हमेशा। परंतु मोदी जी ने जो बयान दिया है आज कि स्वर्ण ना खरीदो, इससे करोड़ों लोग बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हैं और इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी और चोरी डकैती बढ़ेगी। और हम ये अपील करते हैं कि इस बयान को तुरंत वापस लिया जाए और हमें रोजगार दिया जाए।
साथ ही अब बात करते हैं काशीपुर की, जहां पर जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने अब कमर कस ली है। दरअसल महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में शहर के बड़े नालों की तली झाड़ सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मानपुर रोड पर गौबिया नाले की सफाई का निरीक्षण करते हुए महापौर ने अतिक्रमणकारियों को 2 टूक चेतावनी भी दी कि वो खुद नाले से कब्जा या तो हटा ले, वरना निगम का बुलडोजर जल्द ही चलेगा और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। नगर निगम ने भरोसा दिलाया है कि इस बार मानसून में शहरवासी और व्यापारियों को जल जमाव के सितम से राहत मिलेगी। जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं, जैसे गैबिया नाला है जो बहुत लंबा है, 3.5-4 किलोमीटर का है और बड़ा नाला है जिसमें बहुत सारी आबादी काशीपुर की टच होती है। इसके साथ साथ कलश मंडप नाला है, इसी के साथ लक्ष्मीपुर बाइलर है, महादेव नहर है। तो इन सब की जो हमने तलीझाड़ सफाई की योजना बनाई है, आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें से गार्बेज निकलना शुरू हो गया है, मिट्टी निकालना शुरू कर दिया है। तो पूरी तरीके से उसकी शुरुआत आज हमने करी है। तो समय समय पर मैं अब इस जो काम को देखने के लिए धरातल पर जाता रहूँगा, जिससे कि वर्षा ऋतु से किसी भी जन का कोई नुकसान ना हो। यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ ही कुली एजेंसी में घोड़े खच्चर संचालकों, डंडी कंडी मजदूरों और अन्य श्रमिकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच कुली एजेंसी की ओर से 4 बाउंसरों की नियुक्ति किए जाने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे व्यवस्था बनाए रखने और हुड़दंगियों से निपटने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसका विरोध करते हुए इसे पहाड़ की शांति, फिजाओं में भय का माहौल पैदा करने वाला फैसला भी मान रहे हैं। हम चाहे स्थानीय लोग हों, कोई भी अगर कानून से बाहर जाकर के कोई काम करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारा प्रशासन है, हमारी पुलिस है, कानून की व्यवस्था है। कानून के दायरे में रह करके उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए। लेकिन यदि जो है बाउंसरों के माध्यम से अनावश्यक जो है दबाव बनाने का काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना है, गैर कानूनी है। मैं समझता हूं जिला पंचायत को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जिला पंचायत को नहीं, अभी तो जिला अधिकारी महोदय जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाउंसरों को तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी संस्कृति ना रही है और न उत्तराखंड में ऐसी संस्कृति पनपनी चाहिए। हमें सर कोई यहाँ पे दंगा ना करे कोई, मतलब जिनके पास पर्ची है उनको जाने देना है, बस जिनके पास पर्ची नहीं है उनको वापस भेजना है। बाउंसर बोलते हैं आपको? जी बाउंसर, वीएन बाउंसर है। हम लोग 4 लोग आ रखे हैं। देहरादून हमारी एजेंसी है वीएन बाउंसर के नाम से। और देखिए यमुनोत्री धाम में अब तीर्थ यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस बीच अब कुछ बाउंसरों की नियुक्ति भी की गई है। जहां कुली एजेंसी की ओर से 4 बाउंसरों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद बवाल की स्थिति है और बाउंसर्स की तरफ से खुद यहां पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कोई इसे अच्छा फैसला मान रहा है तो कोई इस फैसले को लेकर सवाल भी उठा रहा है कि जो यहाँ पर हुड़दंगी या फिर अव्यवस्थाएं हैं वो अब देखने को मिल सकती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए, जहां उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने श्रमिकों का अब न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। बड़ी खबर, धामी सरकार ने न्यूनतम वेतन श्रमिकों का बढ़ाया, जहां श्रमिकों को अब 13,018 मासिक वेतन मिला करेगा। अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। 15,100 कुशल का और 16,900 तय कर दिया गया है। अब ओवर टाइम अगर कोई श्रमिक करता है तो उसको भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर दिया जाएगा। बोनस और अन्य सुविधाएं भी इस दौरान मिलेंगी। तो सरकार का ये बड़ा फैसला जो कि श्रमिकों के लिए राहत भरा है और ये श्रमिकों के लिए बड़ी और खुशखबरी है, जहां सरकार ने उनका अब वेतन बढ़ा दिया है। जहां ओवर टाइम, बोनस और अन्य सुविधाओं का भी लाभ अब श्रमिकों को मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन में इजाफा किया गया है, जहां सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया 15,100 से अब 16,900 तय कर दिया गया है। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, जहां श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। केदारनाथ धाम में बढ़ती भीड़ और घंटों लंबी कतारों में देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सीधे दर्शन कराए जाएंगे। जहां मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने इसके आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अब शारीरिक रूप से अक्षम और वृद्ध तीर्थयात्रियों की राहें आसान हो जाएगी।
बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे वृद्ध श्रद्धालु हैं 70 आयु वर्ष से ऊपर के और जो हमारे दिव्यांग श्रद्धालु हैं उनकी सहूलियत के लिए प्राथमिकता पर उन्हें दर्शन कराए जाएंगे श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम में। इसके लिए उनके द्वारा एक SOP जारी की गई है जिसमें इनका पंजीकरण किया जाएगा मंदिर समिति द्वारा श्री केदारनाथ धाम में। इसी के साथ साथ उनके आयु प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अब BKTC प्रशासन और पुलिस मिलकर इंश्योर करेगा कि प्राथमिकता पे इन सभी को सुलभ दर्शन कराया जाए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।